हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुदेश जोशी संस्कृत व्याकरण के हमारे इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं जो हमारा प्रकरण चल रहा था समास। उस समास से संबंधित जो समास का भाग है द्वंद्व समास, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो तीसरा समास मैंने बताया था वो द्वंद्व समास है। इससे पहले हमने अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, इनकी परिभाषा, इनके उपभेद तथा इनके उदाहरणों को भली भांति पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल आपने स्वयं ने भी इसके किए होंगे और मैंने भी आपको उनको अच्छे नियमों के साथ बताया था। अब हमारा जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार समास का तीसरा जो भाग है द्वंद्व समास, इस द्वंद्व समास के बारे में इस वीडियो के जरिए हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत द्वंद्व समास में किस प्रकार समस्त पद का समास विग्रह करना है तथा किस प्रकार विग्रह किए हुए पदों का हमें फिर से समस्त पद बनाना है, ये सब कुछ जानकारी और ट्रिक आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम द्वंद्व समास में आते हैं तो इस द्वंद्व समास के भी तीन उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन उपभेद हैं। एक है इतरेतर, दूसरा है एकशेष और तीसरा है समाहारय। इस वीडियो में हम इतरेतर और एकशेष आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जानेंगे। क्या होता है इतरेतर द्वंद्व समास, क्या होता है एकशेष द्वंद्व समास क्या होता है, किस प्रकार इसमें हमें समास विग्रह करना है, कैसे समस्त पद बनाना है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दूंगा मैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो इतरेतर समास है। इस इतरेतर समास से पहले हमें द्वंद्व समास के बारे में समझना है। अब द्वंद्व समास क्या होता है? इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद जो होते हैं मुख्य होते हैं। और दोनों पद मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, समस्त पद जो होता है उस समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें जो दोनों पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद ही प्रधान मुख्य होते हैं। दूसरा इसका नियम होगा विग्रह करते समय यदि समस्त पद है तो समस्त पद का विग्रह जब हम करेंगे तो विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग करते हैं। समास विग्रह जब हम करेंगे तो समास विग्रह करते समय समस्त पद का प्रत्येक पद के बाद में, क्योंकि इसमें पता है आपको कि जब समस्त पद होता है तो उसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, और जब उसका समास विग्रह करेंगे तो दो या दो से अधिक पद निकलेंगे उनके, और प्रत्येक पद के बाद में हमें च का प्रयोग करना होगा, और प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग होता ही है। तीसरा इसका नियम कि समस्त पद का जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही, जब पद निकलेंगे इसके अलग अलग तो अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। समास विग्रह किया हुआ है तो जो आपका अंतिम पद निकलता है, दो या दो से अधिक जब पद निकलेंगे और लास्ट का जब अंतिम पद जब निकलेगा
लिंग होता है। ये 3 नियम। चौथा नियम में आपको बता रहा हूं उसका कि इसमें जो समस्त पद जिस विभक्ति में होता है उसी विभक्ति में उसका समास विग्रह किया जाएगा। जिस विभक्ति में होता है, सबसे अच्छा नियम है इसका कि जिस विभक्ति में होगा उसी विभक्ति में उसका समास विग्रह होता है। तो ये द्वंद्व समास के कुछ नियम थे, वह आपके सामने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं। इनको अच्छी तरह भली बात आपको समझना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद में हमें चय का प्रयोग करना होगा और अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। अब चलते हैं इसी द्वंद्व समास का जो उपभेद है, इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास में इसके क्या नियम हैं, किस प्रकार समास विग्रह होगा, किस समस्त पद बनेगा। तो इसके नियम 2 है कि पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। शब्द संख्या, अब शब्द संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे कि पद के अंत में शब्द संख्या यदि एकवचन की है, द्विवचन की है या बहुवचन की है, उसी के अनुसार उसका वचन होता है। दूसरा नियम है अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। ये जरूरी नहीं कि आपका पूर्व पद है वो पुल्लिंग का है और पुल्लिंग के अनुसार आप समस्त पद बना दो, नहीं, बल्कि जो उसका उत्तर पद रहेगा, अंतिम पद जो रहेगा, जिस लिंग में रहेगा उसी लिंग में उस समस्त पद को हम बनाएंगे। उसी लिंग में, चाहे वो पुल्लिंग का रहे, चाहे स्त्रीलिंग का रहे, चाहे नपुंसकलिंग का रहे, उसी लिंग के अनुसार जो अंतिम अर्थात उत्तर पद का जो लिंग होगा, उस उत्तर पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होगा। ये इसके नियम, 2 नियम मैंने बताए हैं, पुनः समझ लीजिए कि पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार, शब्द संख्या 1 है, 2 है, ज्यादा है, तो उनके अनुसार ही वचन होता है। दूसरा नियम अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अब इसके मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कैसे। इतरेतर जो समास है, द्वंद्व समास, इसके उदाहरण है जैसे सीता च राम च, सीता च राम च, ये समास विग्रह किया हुआ है। तो जब समास विग्रह किया हुआ है तो इस नियमों के अनुसार चलते हैं हम कि प्रत्येक पद के बाद में विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग होता है। तो सीता के बाद में च, राम के बाद में च, दोनों पद 2 पद निकले, इसमें प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग है। अब इतरेतर द्वंद्व समास में चलते हैं क्योंकि इसी का उदाहरण है। इतरेतर द्वंद्व समास में जब इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसमें सीता च राम च, अब इसमें पहला नियम क्या है कि पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। ये पद के अंत में राम है, एक वचन का है, ठीक है, यहाँ सीता में एक वचन का है। अब अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अब यहाँ पर अंतिम पद है वह है राम है और इसमें है पुल्लिंग। अब इसमें देखो पहले नियम के अनुसार संख्या कितनी हो गई, पद के अंत में जब पूरा पद बनाएंगे तो उसके अनुसार
क्योंकि ये भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का है, ये भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। तो प्रथमा विभक्ति में काम में लेना है हमें। अब वचन इसमें दो हो गए, एक और राम दो, तो द्विवचन। अंतिम पद के अनुसार हमें लिंग लेना है, तो सीताराम। मुझे विश्वास है आपके इसमें समझ में आ रहा होगा। ये वापिस नियमों के अनुसार चलते हैं। तो दो पद होने पर द्विवचन, अंतिम पद पुल्लिंग होने पर पुल्लिंग, तो इसका पद बन जाएगा सीतारामो। और समस्त पद जब हम बनाएंगे तो प्रत्येक पद के बाद में जो च का प्रयोग किया हुआ रहता है, उस च का लोप हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, फलानी च पुष्पाणि च, फलानी च पुष्पाणि च। अब यहाँ पर फलानी भी बहुवचन का है, पुष्पाणि भी बहुवचन का है, दोनों पद नपुंसकलिंग के हैं। तो अब इसके अनुसार हमें जब इसका समस्त पद बनाना होगा, तो फलानी पुष्पाणि सब बन जाएगा, फलानी पुष्पाणि, ये इसके अनुसार बनता है। लेकिन इस पद को हम एक और तरीके से लिखते हैं, फल पुष्पाणि, ये दोनों पद होंगे। च का जब प्रयोग होगा तो समझ लो आप ये पद नहीं लिखना चाहते, तो इसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा, फल पुष्पाणि सब बन जाएगा। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो जिस वचन में समस्त पद लिखा हुआ है, उसी वचन में वापस समास विग्रह हो जाएगा, फलानी च पुष्पाणि च। तीसरा उदाहरण इसका, माता च पिता च, प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग है। माता पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है और पिता पुल्लिंग का है, तो लिंग के अनुसार अंतिम पद का जो लिंग होगा उसके अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। पिता पुल्लिंग का है, माता स्त्रीलिंग का है, तो इसमें माता पितरो समस्त पद बन जाएगा, माता पितरो। प्रथमा विभक्ति के हैं दोनों, तो द्विवचन में जब हम बनाएंगे तो इसका पद बन जाएगा माता पितरो। इन्हीं उदाहरणों के जरिए, जैसे उदाहरण के तौर पे शब्द है राम है च, लक्ष्मण है च, ये समास विग्रह किया हुआ है। प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग है, दोनों पदों के बाद में। अब राम में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है, लक्ष्मण जो शब्द है इसमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। अब इसमें पद हो गए राम एक, लक्ष्मण दो, तो वचन हो गया इसमें द्विवचन, प्रथमा विभक्ति में है। अंतिम पद में हमें द्विवचन का प्रयोग करना होगा और इसका समस्त पद बन जाएगा राम लक्ष्मणो, ये इसका समस्त पद बनता है। तो ये इत्तेतर द्वंद्व समास है। इत्तेतर द्वंद्व समास के नियम आपको उसमें से याद करने हैं, इसमें लिखने हैं, उदाहरण को समझना है। फिर आएंगे हम एक शेष। एक शेष जो द्वंद्व समास है उसके नियम है, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराएंगे तो इसमें एक शेष द्वंद्व समास होगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराएंगे तो इसमें एक शेष द्वंद्व समास होगा। दूसरा नियम कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग में होगा। यानी कि समास विग्रह किया हुआ पद है वो चाहे स्त्रीलिंग में हो पुल्लिंग में हो, दोनों जब इसका आप समस्त पद बनाओगे तो समस्त पद बनाने पर जो समस्त पद बनेगा वह पुल्लिंग में बनेगा। समस्त पद पुल्लिंग का होता है इसका। अब इसके नियमों के अनुसार इसके उदाहरण जब हम देखेंगे तो उदाहरणों के अंतर्गत
च। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास की तरह ये नियम भी आप अगर लगाते हो इसमें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शेष इस द्वंद्व समास के अनुसार भी नियम लगाते हो तो इसमें क्या है कि इसमें जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराएं कि इस तरह समास पद बनेगा तो दोनों शब्दों का एक शब्द ही बोध करा देगा, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की स्थिति में होने पर तो समास पद बनेगा वो पुल्लिंग में होगा। तो इसमें माता च पिता च, इसमें माता स्त्रीलिंग है, पिता है वो पुल्लिंग है। अब इसका समास पद बनाएंगे, ये भी एक वचन का है, ये भी एक वचन का है, दोनों मिलकर द्विवचन बन जाएंगे। अब दोनों एक ही शब्द का बोध करा रहे हैं, इसका शब्द बनेगा वह बनेगा पितरो, और पितरो शब्द है वह इन दोनों शब्दों का बोध कराएगा कि माता च पिता च। इसी प्रकार जैसे भ्राता च भगिनी च, अर्थात भाई और बहन, भ्राता पुल्लिंग का, भगिनी स्त्रीलिंग। अब दोनों में हमें पता है कि इसमें पुल्लिंग शब्द में ही होगा, समास पद बनाएंगे तब, तो पुल्लिंग शब्द इसका बनाएंगे तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे इसमें, प्रथमा विभक्ति का, और वचन ये एक और ये एक होने पर द्विवचन हो जाएगा, दोनों मिलकर, और द्विवचन जब इसका पद बनेगा तो पद बन जाएगा भ्रातरो, पुल्लिंग शब्द बन जाएगा और इसका समास पद बन जाएगा भ्रातरो। तो ये दो द्वंद्व समास के जो उपभेद हैं इनके मैंने आपको नियम किस प्रकार समास पद का समास विग्रह करना है और कैसे समास विग्रह किया हुआ इसका समास पद बनाना है, इसके जरिए मैंने आपको बता दिए हैं, आपके पाठ्यक्रम में दोनों हैं। अगले वीडियो में आपको जो इसका तीसरा भाग है समाहार, उसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपको इसके कुछ उदाहरण हैं उनको हल करना है।